वैदिक सभ्यता। भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह अपने कालखंड में 1000 वर्षों का इतिहास संजोए हुए है। भारतीय इतिहास में जब हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद वैदिक सभ्यता का आरंभ होता है। वैदिक सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। वेदों में उल्लेखित होने के कारण ही इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता है वो आर्य थे। इसमें विद्वान एक मत है। सभी विद्वानों ने ये मान लिया है कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो आर्य थे। अब आर्य से परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आज हम जानेंगे। आर्य है वो संस्कृत का शब्द है। संस्कृत शब्द जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम। श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम। अगर आपने B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी है तो उसमें गांधारी है वो धृतराष्ट्र को बार बार कहती है कि आर्यपुत्र आर्यपुत्र। इसका मतलब यह है कि वो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पुत्र हैं। श्रेष्ठ। अब आर्य है वो किसी जाति, धर्म या नस्ल को नहीं डिनोट करता है। 1847 में एक लेसन महोदय नाम के विद्वान हुए। उन्होंने आर्यों को प्रजाति के रूप में बताया। आर्य है वो एक प्रजाति है, ऐसा लेसन महोदय ने बताया। लेकिन आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो मैक्स मुलर ने किया था। मैक्स मुलर ने आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आर्य शब्द जो है वो एक प्रजाति ना होकर के, किसी जाति, धर्म या नस्ल को डिनोट न करके, यह एक भाषा समूह का द्योतक है सिर्फ। यानी कि आर्य जो है वो एक भाषा समूह का सिर्फ शब्द है, ना कि किसी जाति, धर्म या नस्ल को बताता है। इसी वजह से शब्द है तो इसका अर्थ होगा वो है यह श्रेष्ठ, कुलीन और उत्तम। आर्य शब्द जो है वो ऋग्वेद में 33 बार आया है। जैसे 33 करोड़ देवी देवता है ना, उसी तरह 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख है वो ऋग्वेद में हुआ है। आर्य शब्द के बारे में हम आज इतना ही पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आर्य शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो मैक्स मुलर ने किया। ये 1853 में किया था। यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम। आर्य किसी जाति, धर्म या नस्ल को न बता करके सिर्फ भाषा समूह का शब्द है। ऋग्वेद में यह 33 बार आया है। और एक ईरान का ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद का समकालीन माना जाता है लगभग, जिसका नाम है जैन अवेस्ता। ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता में आर्य के लिए एर्य शब्द मिलता है। एर्य। वैदिक सभ्यता के टाइम पीरियड की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसकी वैदिक सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे आज हम। वैदिक सभ्यता के निर्माता वो आर्य थे।
आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ पुलिन या उत्तम जिसका अर्थ होता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मुलर ने किया। लेसन महोदय ने आर्य को एक प्रजाति के रूप में बताया। ऋग्वेद में आर्य शब्द है वो 33 बार आया है। अब आगे प्रश्न आता है कि आर्य है वो कहाँ के निवासी थे। ऐसा तो सभी विद्वानों ने मान लिया है कि आर्य वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो आर्य थे, लेकिन आर्य है वो कहाँ से आए थे, भारत में या कहाँ से आकर के भारत में बसे थे, इसके बारे में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्यों का आगमन, इसमें विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मतभेद हैं। एक तो इसमें 2 मत आते हैं, एक तो देशी मत और एक विदेशी मत। देशी मत में तो वो विद्वान आएंगे जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो भारत को बताते हैं, और विदेशी मत में वो विद्वान आएंगे जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो बाहरी देशों को बताते हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज को बताती है। मान लीजिए यूरोपीय या एशिया के अन्य देशों को जो आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं वो विदेशी मत में आएंगे। सबसे पहले हम भारतीय मतों के बारे में पढ़ेंगे। देशी मत या भारतीय मत। वे विद्वान जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो भारत को बताते हैं, उनमें सबसे पहले नाम आता है संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र का। संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र ने हमें ये बताया कि आर्य है वो सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम है ऋग्वेदिक इंडिया। संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र ने हमें ये बताया कि आर्य है वो सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। इनकी एक बुक का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण, ऋग्वेदिक इंडिया। इसी बुक में इन्होंने सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन किया है। अब हम जानेंगे कि सप्त सिंधु प्रदेश है वो कौन सा क्षेत्र है। भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, वहां पर प्राचीन काल में 7 नदियां बहती थी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु नदी थी और बाकी उसकी सहायक नदियां थी। 7 नदियां बहती थी, वो 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश ही सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी तो थी सिंधु, बाद में सरस्वती, सतलज, व्यास, झेलम, अस्कनी यानी चिनाब, और रावी नदी। संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र ने हमें सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में बताया। आर्यों का मूल निवास जो कि भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर 7 नदियां बहती थी, सिंधु, सतलज, सरस्वती, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी। अब आगे जो जिस विद्वान का नाम आता है वो है गंगानाथ झा। गंगानाथ झा ये यूपी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इस इतिहासकार ने बताया कि आर्य वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश के निवासी थे। गंगा यमुना जो नदियां बहती है, उनके जो बीच का क्षेत्र है, जो दोआब है, जो अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, उसे ब्रह्म ऋषि प्रदेश बोला जाता था प्राचीन काल में।
ब्रह्म ऋषि प्रदेश को गंगानाथ जाने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। इनके आगे के जो विद्वान आएंगे वो आएंगे LD कल्ला। इनका पूरा नाम है लक्ष्मीधर कल्ला। LD कल्ला ने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान है वो कश्मीर घाटी था, कश्मीर या हिमालय क्षेत्र। एक विद्वान हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है, भगवान दास गिडवाणी। भगवान दास गिडवाणी, इन्होंने एक बुक लिखी, रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस। रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस। भगवान दास गिडवाणी ने इस पुस्तक में यह बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो भारत ही था। मूल भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने वाले एकमात्र विद्वान भगवान दास गिडवाणी है। एक राजबली पांडे का भी नाम आता है। राजबली पांडे ने हमें बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो MP था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी यूपी व बिहार का क्षेत्र लगभग आता था। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इनके जो बीच का जो क्षेत्र है वो आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा राजबली पांडे का मानना है। तो ये तो थे कुछ भारत को बताने, आर्यों का मूल निवास स्थान है वो भारत को बताने वाले विद्वान। लेकिन इनकी भारत की विडंबना ये है कि इनमें से एक भी मत है वो मान्य नहीं माना गया विद्वानों द्वारा। संपूर्णानंद अविनाश चंद्र ने हमें सप्तसैन्य प्रदेश के बारे में बताया, गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि प्रदेश के बारे में बताया, LD कल्ला ने वो कश्मीर व हिमालय का क्षेत्र बताया, भगवान दास गिडवाणी ने रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस बुक में मूल भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। पिछले दिनों खबर आई थी कि भगवान दास गिडवाणी का मत है वो मान लिया गया है, आर्यों का मूल निवास स्थान है वो भारत को ही मान लिया गया है। इसी मत के आधार पर राजबली पांडे ने MP, यूपी और बिहार का क्षेत्र बताया। देशी मतों में से एक भी मत मान्य नहीं है। हम विदेशी मत की ओर बढ़ते हैं। विदेशी मत में भी दो तरह के विद्वान आएंगे। एक तो वे विद्वान जो आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोपियन कंट्रीज को बताते हैं, और एक वो जो एशिया की कंट्रीज को बताते हैं। तो सबसे पहले हम यूरोपीय देशों के यूरोपीय प्रदेश, जो विद्वान यूरोपीय प्रदेशों को आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है P. गाइल्स। आपको ये भी बता दें कि आर्यों का मूल निवास स्थान है वो यूरोपीय प्रदेशों को किस आधार पर बताया गया। तो विद्वानों ने भाषाई आधार लिया। एक जो भारत के आर्य थे उनकी शारीरिक समानता है वो यूरोपीय कंट्रीज के व्यक्तियों से मिलाई। शारीरिक समानता, एक पशु पक्षियों की समानता देखी। इन सभी के आधार पर विद्वानों ने ये बताया कि आर्य है वो यूरोपीय कंट्रीज के निवासी थे। इनमें से और कुछ भी देखना चाहो तो आप अभिलेख भी ले सकते हो, जैसे अभिलेख में मिले हैं विदेशों से बात जो ये जिनसे ये सिद्ध होता है कि आर्य है वो विदेशों के निवासी थे या यूरोपीय कंट्रीज के निवासी थे। भाषाई आधार पर, शारीरिक समानता, पशु पक्षियों, अभिलेख आदि के आधार पर विद्वानों ने ये बताया कि आर्य है वो यूरोपियन कंट्रीज के निवासी थे। अब इनमें सबसे पहले नाम आता है P. गाइल्स का।
पी गाइल्स ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो हंगरी को बताया। हंगरी में भी कौन सा क्षेत्र? हंगरी का डेन्यूब क्षेत्र। हंगरी का जो डेन्यूब क्षेत्र है वो आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा पी गाइल्स का मानना है। आगे जो विद्वान आते हैं उनमें नाम आता है पेंका हरट माच। पेंका हरट माच का ये मानना है कि आर्य है वो जर्मनी के निवासी थे। जर्मनी में भी एक जगह है जिसका नाम है स्कैंडिनेविया। जर्मनी का जो स्कैंडिनेविया क्षेत्र है वो पेंका हरट माच ने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। आगे जो विद्वान आएंगे उनमें है नेहरिंग गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द आर्यंस। इसी पुस्तक में इन्होंने ये बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो दक्षिणी रूस का यूक्रेन क्षेत्र है। आगे जो विद्वान आएंगे उनमें नाम आता है प्रोकोनी का। प्रोकोनी ने रूस में दक्षिणी रूस में दो नदियां बहती है, उनका नाम है वेसर व सविसुला नदी। दक्षिणी रूस में वेसर व सविसुला नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो आर्यों का मूल निवास स्थान प्रोकोनी ने बताया। वेसर व सविसुला नदी के मध्य घाटी का जो क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान है वो प्रोकोनी ने बताया था। अब आगे हम पढ़े तो आगे नाम आता है मार्गन, प्रोफेसर मार्गन। प्रोफेसर मार्गन ने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो पश्चिमी साइबेरिया था। एक और भी विद्वान आते हैं जिनका नाम है जो ऑस्ट्रो हंगरी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। इनका नाम है मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो ऑस्ट्रो हंगरी को बताया। तो इतने वे विद्वान थे जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो यूरोपियन कंट्रीज को बताते हैं। इन्होंने शारीरिक समानता का आधार लिया, पशु पक्षियों की समानता देखी, भाषाई आधार पर विद्वानों ने जो विदेशों के मनुष्य थे उनमें और आर्यों में भाषाई आधार देखा। अभिलेख भी मिलते हैं विदेशों से, इराक ईरान से, जो ये साबित करते हैं कि आर्य है वो इराक ईरान के भी निवासी थे। पी गाइल्स विद्वान हुए जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान है वो हंगरी को बताया। हंगरी में भी डेन्यूब क्षेत्र है वो आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। पेंका हरट माच ये है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो जर्मनी को बताते हैं। जर्मनी में स्कैंडिनेविया क्षेत्र। नेहरिंग गार्डन चाइल्ड की बुक का नाम है द आर्यंस। इस बुक में इन्होंने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। दक्षिणी रूस का यूक्रेन क्षेत्र। प्रोकोनी ने आर्यों का मूल निवास स्थान है वो दक्षिण रूस में दो नदियां बहती है, वेसर व सविसुला नदी घाटी का जो बीच का क्षेत्र है वो प्रोकोनी ने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। प्रोफेसर मार्गन ने आर्यों का मूल निवास स्थान है वो पश्चिमी साइबेरिया बताया। ऑस्ट्रो हंगरी का जो क्षेत्र है वो तो बताया था पी गाइल्स ने, लेकिन ऑस्ट्रो हंगरी का जो क्षेत्र है वो मैकडोनल्ड ने बताया था आर्यों का मूल निवास स्थान। ये तो थे यूरोपियन कंट्रीज को बताने वाले विद्वान। अब हम पढ़ेंगे एशिया के कंट्रीज को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने वाले विद्वान। विद्वानों की श्रृंखला काफी लंबी है, लगभग 15-16 विद्वान है ये
जो आपको याद करने हैं। अब वे विद्वान पढ़ेंगे जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो एशिया को बताते हैं। एशिया को आर्यों का निवास स्थान बताने वाले विद्वान। इनमें सबसे पहले नाम आता है परजीटर महोदय व दयानंद सरस्वती का। परजीटर महोदय व दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम हम जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश है। बहुत ही फेमस पुस्तक है। परजीटर महोदय व दयानंद सरस्वती ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो तिब्बत को बताया। भारत के ऊपर चीन वाला क्षेत्र है वो आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत है। यह वो दयानंद सरस्वती व परजीटर महोदय ने बताया। एक देविक मुल्तान, एक DS त्रिवेदी नाम के विद्वान हुए। DS त्रिवेदी, इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान है वो मुल्तान को बताया। मुल्तान में भी जगह है देविका प्रदेश। देविका प्रदेश, देविका प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने वाले एकमात्र विद्वान है DS त्रिवेदी। अब नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो उत्तरी ध्रुव महासागर को, उत्तरी ध्रुव को बताया। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र यानी अंटार्कटिक क्षेत्र। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि ऋग्वेद को पढ़ा। ऋग्वेद में एक दीर्घकालीन उषा का सूक्त आता है। यानी दीर्घकालीन उषा का एक श्लोक आता है। और दीर्घकालीन उषा में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का वर्णन किया गया है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद की दीर्घकालीन उषा में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का वर्णन आता है। उसी के आधार पर एकमात्र साहित्यिक स्रोत के आधार पर, एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद के आधार पर ऋग्वेद के आधार पर आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो उत्तरी ध्रुव को बताया। एकमात्र साहित्यिक स्रोत होने की, एकमात्र साहित्यिक स्रोत इसका प्रमाण होने की वजह से ये मत है वो मान्य नहीं है। परजीटर महोदय व दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान है वो तिब्बत को बताया। DS त्रिवेदी ने मुल्तान को, देविका प्रदेश को आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताया। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव यानी अंटार्कटिक क्षेत्र को आर्यों का जो मूल निवास स्थान है बताया। अब वे विद्वान आएंगे जो मध्य एशिया को आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताते हैं। मध्य एशिया, मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने वाले विद्वान, इनमें सबसे पहले नाम आता है JG रोड्स। JG रोड्स ने 1820 में आर्यों का मूल निवास स्थान है बैक्टीरिया को बताया।
ये मध्य एशिया में स्थित है बैक्टीरिया। इसके बाद जो विद्वान आए उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है एडवर्ड मेयर का, ओल्डनबर्ग का, और कीथ। एडवर्ड मेयर, ओल्डनबर्ग और कीथ ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो पामीर के पठार को बताया। इसी कड़ी में आगे नाम आता है स्लीगनशियस का। स्लीगनशियस आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो कैस्पियन सागर को बताते हैं। इसके बाद आते हैं ब्रैंडस्टीन जो विद्वान है वो आर्यों का मूल निवास स्थान यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत में मैदानी क्षेत्र है एक, उसको आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। लेकिन ये मत है वो पूर्णतः मान्य नहीं है। पूर्णतः मान्य मत है वो मैक्स मुलर महोदय का है। मैक्स मुलर वही है जिन्होंने आर्य शब्द दिया। मैक्स मुलर ने 1859 में एक मध्य एशियाई सिद्धांत दिया, मध्य एशियाई उत्पत्ति सिद्धांत। मध्य एशियाई उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार आर्य है वो मध्य एशिया के निवासी थे। मैक्स मुलर महोदय ने यह बताया कि आर्य है वो मध्य एशिया के निवासी थे और ये मान्य मत है। इस पर सभी विद्वान है वो एक मत हो गए हैं। एक मत है, सभी विद्वान एक मत। विद्वानों में कोई भी मतभेद नहीं है इस बात पर कि आर्य वो मध्य एशिया के निवासी नहीं थे। तो ये मैक्स मुलर का जो मध्य एशियाई उत्पत्ति सिद्धांत है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो विद्वान है इनका मत है वो मान्य नहीं है। जेजी रोड्स ने आर्यों का मूल निवास स्थान बैक्टीरिया को बताया। एडवर्ड मेयर, ओल्डनबर्ग, कीथ ने पामीर के पठार को बताया। स्लीगनशियस ने कैस्पियन सागर को बताया। ब्रैंडस्टीन ने यूराल पर्वत को बताया। लेकिन मैक्स मुलर ने यह बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया से हुआ था। यहीं से आर्य है वो भारत में प्रचार प्रसार किया आर्य सभ्यता का। अब वैदिक सभ्यता के कालक्रम की बात करेंगे हम। भारत में आर्यों का आगमन है वो हमने पढ़ लिया है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण मत है वो मैक्स मुलर महोदय का है। मैक्स मुलर ने यह बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया का क्षेत्र था। मध्य एशिया से आर्य वो भारत में एंट्री की थी और यहाँ पर वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार किया था। जो भारतीय मत के विद्वान थे उनका मत है वो मान्य नहीं माना गया है विद्वानों द्वारा। मैक्स मुलर का मत है वो मान्य माना गया है। जिस तरह वैदिक सभ्यता में आर्यों के आगमन के सिद्धांत के बारे में विभिन्न मतभेद है, उसी तरह वैदिक सभ्यता के कालक्रम में भी विभिन्न मतभेद हैं। कालक्रम मैक्स मुलर ये जर्मनी के निवासी थे। इनका जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी से ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। बाद में इंग्लैंड में रहने लगे थे। जब 1835 में लॉर्ड मैकाले जब भारत आया था इंडियन एजुकेशन एक्ट को लेकर, उस समय ये लॉर्ड मैकाले के साथ है वो आए थे भारत में।
और यहाँ पर वेदों का अध्ययन किया था करके। मैक्स मुलर ने आर्यों का जो वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का बताया है। इन्होंने वैदिक सभ्यता का कालक्रम हो ये बताया कि 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता चली थी, यानी 200 लगभग 200 वर्षों का टाइम पीरियड है वो ये बताते हैं। आर्य सभ्यता का मूल समय है वो 200 वर्षों का था। इनमें भी एक आगे विद्वान आएंगे लुडविग। ये लुडविग वही है जो सभावर्ष समिति को अपर हाउस और लोअर हाउस बताते हैं। लुडविग ये बताते हैं कि वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1100 ईसा पूर्व के लगभग था। इसी में आगे चलने पर एक जकोबी नाम के विद्वान आते हैं। जकोबी ने ये बताया कि आर्यों का जो वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो 4520 बीसी के लगभग था। इसी में भी आगे आते हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य सभ्यता है वो 6000 ईसा पूर्व के लगभग फली फूली थी बात, लेकिन ये मत है वो मान्य नहीं है। इसी में भी एक विंटरनिच का भी जो कि काफी महत्वपूर्ण है, विंटरनिच का मत आता है। वो बताते हैं कि आर्यों का वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक था, यानी 2500 बीसी से लेकर 2000 बीसी के मध्य जो कालक्रम है वो वैदिक सभ्यता का था। लेकिन सर्वमान्य मत आता है, ये मत है ये मान्य नहीं है। इन पे विद्वान है वो एक मत नहीं है, विभिन्न मतभेद है। इन मतों में अलग अलग विद्वान है वो सहमत नहीं है। मैक्स मुलर ने आर्यों का ये वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1200 बीसी से 1000 बीसी के लगभग बताया, 200 वर्षों का कालक्रम बताया। लुडविग ने वैदिक सभ्यता का कालक्रम 1100 बीसी के बताया। जकोबी ने 4520 के लगभग बताया। तिलक ने 6000 बीसी पुरानी है वो वैदिक सभ्यता को माना है। विंटरनिच ने 2500 से लेकर 2000 ईसा पूर्व के लगभग वैदिक सभ्यता कालक्रम माना है। लेकिन सबसे मान्य मत आता है आरसी मजूमदार का।